Hello everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. So our today's topic is ELISA. ELISA basically stands for Enzyme Linked Immune Sorbent Assay. ओके, फुल फॉर्म क्या है एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट असे. ओके, तो ये हम किसके अंदर कवर करेंगे? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंडर कवर करेंगे. ओके, तो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में पढ़ रहे थे, टाइप्स में पढ़ रहे थे, तो उसमें ELISA भी होता है. एक डिटेक्शन में हेल्प करता है. ये प्रेजेंस ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडी बताता है कि सीरम में है या नहीं है, तो उसके बारे में हमें ये बताता है. कौन? ELISA. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर कि होता क्या ये ELISA टेस्ट, कैसे होता है. तो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द प्रोसीजर. प्रोसीजर का बेसिस होता है हमारे ELISA प्लेट. ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेट जिसमें हमारे काफ़ी सारे वेल्स प्रेजेंट होते हैं. वेल्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कुछ नहीं होते हैं, बेसिक डिप्रेशंस होते हैं. ठीक है, एक प्लेट है, उसके सरफेस में अगर डिप्रेशंस है तो उनको वेल्स बोलते हैं. तो जो ELISA प्लेट होती है उसमें काफ़ी सारे हमारे माइक्रो वेल्स होते हैं. ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज कौन सी ELISA प्लेट होती है जिसमें 96 माइक्रो वेल्स होते हैं हमारे पास. ओके, तो बेसिक क्या है हमारा, ELISA प्लेट हम यूज़ करते हैं ELISA को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, तो फॉर सपोज़ ये मेरी प्लेट है ELISA की. ठीक है, तो क्या है, फॉर सपोज़ मेरे पास ये पेशेंट है, पेशेंट 1, ये मेरे पास पेशेंट है. इसके सीरम में मुझे डिटेक्ट करना है स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीजन. फॉर सपोज़ मेरे पास एंटीजन है, एंटीजन 1, एंटीजन 2, एंटीजन 3. फॉर सपोज़ एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि एंटीजन 1 है, एंटीजन 2 है, एंटीजन 3 है. तो मुझे डिटेक्ट कौन सा करना है? एंटीजन 3. एंटीजन 3 मुझे पेशेंट के सीरम में डिटेक्ट करना है. ठीक है, तो क्या करूँगी मैं, जो पेशेंट का सीरम है उसको हम ELISA प्लेट पर पोर करेंगे. जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3. फॉर सपोज़ इसके पेशेंट के सीरम में ये 3 एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन 1, एंटीजन 2 एंड एंटीजन 3. एग्जाम्पल है, 3 एंटीजन प्रेजेंट है और मुझे कौन सा पर्टिकुलर एंटीजन डिटेक्ट करना है? मुझे डिटेक्ट करना है एंटीजन 3. आई वॉन्ट टू चेक कि ये हमारे पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट होगा या नहीं होगा. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मेरे पास ELISA प्लेट है उसमें मैंने पेशेंट का जो सीरम है उसको पोर कर दिया. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो एंटीजन होते हैं, बेसिकली ELISA प्लेट किसकी बनी होती है? पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है. ठीक है, इसमें प्रोटीन्स, हार्मोन्स, पेप्टाइड्स, एंटीजन एंटीबॉडी सब स्टिक कर जाते हैं इस पर. ठीक है, तो क्या होंगे, जो ये एंटीजन होते हैं, ये एंटीजन जाते ही स्टिक हो जाएंगे उस पर, बिकॉज दे लव टू स्टिक ऑन दिस सरफेस, क्योंकि ये पॉलीस्टाइरीन की है. तो ये स्पेशल प्लेट है, इस पे एंटीजन एंटीबॉडी पेप्टाइड्स हार्मोन्स प्रोटीन्स जो भी हैं वो जाके इसके सरफेस के साथ बाइंड हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. तो इस केस में भी सेम होगा कि जो एंटीजन हमने पोर करे हैं प्लेट में वो क्या हो जाएंगे, इसके साथ स्टिक कर जाएंगे. देखो स्टिक कर गए. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, मैं सेकेंड स्टेप में क्या करूँगी, इसको वॉश करूँगी. ठीक है, हमें क्या करना है, वॉश करना है. इसको वॉश किस लिए करना है? ताकि मतलब जो रिमेनिंग हमारे पास सब्सटेंसेस फ्री रह गए हैं वो सारे वॉश अवे हो जाएं, वो रिमूव हो जाए, वो सीन से ही बाहर हो जाए. ठीक है, वॉश करूँगी मैं इसको. उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे एंटीबॉडीज़. फॉर सपोज़ आई हैव अ रिएजेंट. ठीक है, ये मेरे पास रिएजेंट है मेरा. ठीक है जी, रिएजेंट में क्या है, मेरे पास प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हैं. मेरे पास क्या है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, मतलब पहले से ही तैयार है वो एंटीबॉडीज़. मुझे जस्ट इसमें पोर करना है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का वेट करना है होने के लिए. मेरे पास एक रिएजेंट है, मतलब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ है, वो पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं. अब ध्यान से सुनना, जब मैंने बोला था कि मुझे एंटीजन 3 डिटेक्ट करना है पेशेंट के सीरम में, तो मैं कौन सी एंटीबॉडी डालूँगी? मैं डालूँगी एंटी 3
एंटीबॉडी, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके स्पेसिफिक ही एंटीबॉडी चाहिए, मुझे उन दोनों का ही रिएक्शन कराना है। तो मैं उस रिएक्शन करवाने के लिए मेरे को जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी है, तो ना ही मुझे एंटी 1 डालनी है, ना ही मुझे एंटी 2 एंटीबॉडी की ज़रूरत है, मुझे किसकी ज़रूरत है, एंटी 3 एंटीबॉडी की, ताकि इन दोनों का रिएक्शन हो सके, एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन हो सके, ठीक है। तो मेरे को किसकी ज़रूरत है, एंटी 3 एंटीबॉडी की ज़रूरत है रिएक्शन करवाने के लिए। सो ये तो था हमारा बेसिक, कि बेसिक में वही एलाइसा प्लेट होती है जिसमें माइक्रोवेल्स होते हैं, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है, हम पेशेंट का सीरम ऊपर से पोर करते हैं, फिर ऊपर से एंटीबॉडी डालते हैं। ये तो था बेसिक, जो कि हमारे हर टाइप ऑफ एलाइसा में ये बेसिक चीज़ तो आती ही आती है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट टाइप ऑफ एलाइसा की बात कर रही हूँ, दैट इज़ डायरेक्ट और सिंपल एलाइसा। अब देखो, आप डॉक्टर हो, फॉर सपोज यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, एंड यू वांट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीजन, ओके, इन पेशेंट सीरम, ओके। तो आपने उसके लिए क्या किया, अगर आप चूज़ कर रहे हो कि डायरेक्ट और सिंपल एलाइसा आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप उसको उसमें पोर करोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट और सिंपल एलाइसा की अगर बात करें तो उसमें जो हमने प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, हम पीछे बात कर रहे थे ना कि हमारे पास एक रिएजेंट होगा, उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे। तो जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ है, फॉर सपोज दिस इज़ माय एंटीबॉडी, ये मेरा प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी है जो कि मुझे अब एलाइसा प्लेट पे पोर करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसके साथ एक एंजाइम अटैच है, उसके ऊपर एक एंजाइम प्रेजेंट है, ओके, एंजाइम प्रेजेंट है उसके ऊपर, ठीक है। FC पोजीशन पे अटैचमेंट होती है हमेशा, उसकी, और कैसे अटैच होता है, कोवलेंटली, कोवलेंट बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में और उसकी अटैचमेंट होती है। अब अगर हम बोले किसी एंटीबॉडी पे जब एंजाइम अटैच है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। सो एज द नेम, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, लिंक्ड एंटीबॉडी, ओके। सो इसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, क्योंकि इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड से FC पोजीशन पे एक एंजाइम लिंक्ड है, हर एक एंटीबॉडी के साथ वो होगा, ठीक है। फॉर सपोज, ठीक है, एंजाइम के पास क्या होता है, एंजाइम के पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है। क्या कैपेबिलिटी होती है कि ये हमारा कन्वर्ट कर सकता है कलरलेस सबस्ट्रेट को कलरफुल प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे कि अगर जहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ये वाला एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जहाँ पे प्रेजेंट है, अब उस सॉल्यूशन के अंदर मैं कोई सबस्ट्रेट डालती हूँ, फॉर सपोज मैंने ये सबस्ट्रेट डाला, दिस इज़ माय सबस्ट्रेट, ये मैंने डाला, तो इस एंजाइम की वजह से क्या होगा, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये हमारा जो ये सबस्ट्रेट है इसको ये किस में, कलरफुल प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है, ओके। क्या करेगा, जब हम इस एंटीबॉडी जो एंजाइम के साथ लिंक्ड है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और फिर हम ऊपर से सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, तो ये हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कलरलेस सबस्ट्रेट, कलरफुल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम की वजह से वो हमारा एक कलरफुल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमारी ये एलाइसा प्लेट थी, हम डायरेक्ट और सिंपल एलाइसा के केस में बात कर रहे हैं। हमने पेशेंट का सीरम ऐड किया, ओके, उसमें हमारे पास एंटीजन 1 था, एंटीजन 2 था, एंटीजन 3 था, वो ऑटोमेटिकली स्टिक हो जाएंगे इस पे, इसके सरफेस पे, एलाइसा प्लेट के सरफेस पे। अब वो स्टिक हो गए, ठीक है। स्टिक होने के बाद हमने उनको क्या किया, वॉश किया। वॉश क्यों किया, ताकि जो भी रेजिडुअल चीज़ है, जो भी फ्री चीज़ है वो मूव आउट हो जाए इसमें से। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉकिंग एजेंट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, ब्लॉकिंग एजेंट। नाम से ही पता लग रहा है ब्लॉक करेगा वो किसी चीज़ को, ठीक है। तो ब्लॉकिंग एजेंट मतलब यहाँ 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 ये ब्लॉकिंग एजेंट प्रेजेंट होगा। क्या करेगा ब्लॉकिंग एजेंट,
वो जो भी रिमेनिंग एरिया है, जितना भी रिमेनिंग एरिया है जहाँ पे एंटीजन अटैच है, उस साइट्स को छोड़ के जो भी हमारे पास रिमेनिंग एरिया है वहाँ पे ब्लॉक कर देगा, ताकि अब कोई भी चीज़, कोई भी एंटीबॉडी इधर उधर बाइंड ना हो, ठीक है, कोई भी एंटीजन इधर उधर बाइंड ना हो, कोई भी चीज़ यहाँ जो खाली सरफेस है वहाँ पे बाइंड ना हो। 3 साइट पे ही सिर्फ बाइंड हो सकता है, इधर 1, इधर 2 और इधर 3, ठीक है। 3 साइट है हमारे पास, यहीं पे ही सिर्फ कोई भी चीज़ अब डालेंगे वो बाइंड होंगी। ये जो सरफेस है, बाकी रिमेनिंग सरफेस है, उसको ब्लॉकिंग एजेंट ने क्या कर लिया है, ब्लॉक कर लिया है, समझ गए। और ये सरफेस अब हमारे खाली नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज़ आके बाइंड हो जाए, ठीक है। हमारे पास सिर्फ अब 3 साइट अवेलेबल है, 1, 2, 3। कोई भी चीज़ हम ऊपर से डालेंगे तो सिर्फ ये 3 साइट पर ही वो चीज़ रिएक्ट करेगी, बाकी वो और जगह रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद जब हमने ब्लॉकिंग एजेंट डाला, उसके बाद हम डालेंगे एंटीबॉडीज़, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, ठीक है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी डालनी है आपको, प्री फॉर्म, क्योंकि मैंने एग्जांपल में लिया था कि मुझे 3 एंटीजन को डिटेक्ट करना है, एंटीजन 3 को डिटेक्ट करना है पेशेंट के सीरम में। तो क्या करूँगी मैं, कौन से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डालूँगी, एंटी 3 एंटीबॉडीज़ में डालूँगी, ठीक है। तो एंटी 3 एंटीबॉडी डालूँगी तो ऑफ कोर्स इट विल रिएक्ट ओनली विद एंटीजन 3, ठीक है। तो यहाँ पर वो आएगा और इसके साथ वो बाइंड कर जाएगा, ऊपर उसके एंजाइम भी मेरा लिंक्ड है, ठीक है। बाकी जो एंटीबॉडीज़ हैं एंजाइम लिंक्ड, वो ऐसे इधर उधर ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ना वो 1 के साथ बाइंड कर सकते हैं, ना वो 2 के साथ बाइंड कर सकते हैं। वो जब स्पेसिफिक एंटी 3 एंटीबॉडी हैं तो वो हमेशा एंटीजन 3, मतलब मैंने बताया था एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन की नेचर होती है दैट इट इज़ स्पेसिफिक। हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो अपने मोनोक्लोनल के साथ ही जाके बाइंड होती है, ठीक है। तो वो क्या एंटीबॉडी है, वो एंटीजन 3 के साथ जाके बाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग है वो भी एंजाइम लिंक्ड है, वो भी ऐसे मूव करते रहेंगे, वो लेकिन किसी के साथ जाके अटैच नहीं होंगे, ठीक है। ब्लॉकिंग एजेंट डाला, ब्लॉकिंग एजेंट के बाद हमने एंटीबॉडीज़ डाले, एंटीबॉडीज़ डालने के बाद हम इसको फिर से वॉश करेंगे। वॉश क्यों करेंगे, ताकि जो हमारा ये रिमेनिंग ये चीज़ें हैं, रिमेनिंग एंटीबॉडीज़ हैं, वो जाके आउट हो जाएं इस सीन में से। सिर्फ ये जो है इन्होंने बाइंड करा हुआ है, इनका फर्म कनेक्शन है, ये इसके साथ प्रेजेंट रहेगा, जो रिमेनिंग के हैं वो इस सीन से आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो ऑलरेडी अटैच है सरफेस पे, ये अब फ्री है, तो ये हमारे वॉश करने से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, तो वॉश करने के बाद ये हमारा ब्लॉकिंग एजेंट था, यहाँ पे हमारा जो एंटीबॉडी था वो हमारा बाइंड है विद एंजाइम, ठीक है। अब हमें देखना है, ये विजुअलाइज तो हम कर नहीं सकते, नेक्ड आई की हेल्प से हम देख नहीं सकते कि एंटीजन के साथ एंटीबॉडी जाके बाइंड हो गया। हम क्या करेंगे, वॉश करने के बाद हम वो, मतलब जो फ्री एंटीबॉडीज़ थी वो तो रिमूव हो गई, ठीक है। एक कलरलेस सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे हम, कलरलेस सबस्ट्रेट को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये है हमारा कलरलेस सबस्ट्रेट। अब मैंने आपको बताया था कि एंजाइम के पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि वो कलरलेस सबस्ट्रेट को कलरफुल प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, ठीक है। तो अगर एंजाइम प्रेजेंट हुआ, ठीक है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, अगर देखो नहीं है एंजाइम हमारे पास, अगर नहीं होता एंजाइम, दैट मीन्स कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड नहीं हुआ है, वो वॉश करने पे सारे एंटीबॉडी धुल जाते, सब रिमूव हो जाते, ना ही एंजाइम बचता, ना ही वो इस सबस्ट्रेट को छेड़ता और ना ही इसका कलर चेंज करता, ठीक है। बट अब जबकि एक एंटीबॉडी, मतलब
बाइंड है वहाँ पे और एंजाइम प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, एंजाइम हमारा जो कलरलेस सबस्ट्रेट है उसको चेंज कर देगा कलरफुल प्रोडक्ट में, ठीक है। और जो इस कलरफुल प्रोडक्ट जो ये कलर चेंज करेगा, ठीक है, कलरफुल हो जाएगा, इसको हम नेक डाई से भी विजुअलाइज कर सकते हैं, या हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाम सुना होगा आपने, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इस कलर को, इसकी मतलब क्वांटिटी को कि कैसा कलर आ रहा है, तो वो हम उस स्केल पे नोट कर सकते हैं। या स्पेशल एलाइसा प्लेट रीडर भी आते हैं, उनकी हेल्प से भी हम कर देते हैं। अगर कोई एंटीजन ना, फॉर सपोज एंटीजन यहाँ पे मेरा एंटीजन 6 था, अब मैंने कौन सा डाला था, anti-3 एंटीबॉडी डाला था, तो वही चीज़ है, ना ही एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होती, जो भी मैंने एंटीबॉडीज़ डाले थे वो ऐसे ही रहते, वो किसी से अटैचमेंट ना करते, और वॉश करने के बाद वो सारे ही वहाँ से धुल जाते, है ना। और जो फिर मैं कलरलेस सबस्ट्रेट ऐड करती, तो कलरलेस सबस्ट्रेट वो कलरलेस ही रह जाता, ना वो नेक डाई से फिर विजुअलाइज होता क्योंकि वो सेम ही रहता, ना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से वो पता ही लग जाता कि वहाँ पे हमारा एंटीजन जो डिज़ायर्ड एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये था हमारा डायरेक्ट एलाइसा टेस्ट। कुछ नहीं है, हमने पेशेंट का सीरम लिया, ठीक है, एंटीजन हमने डाले, जो एंटीजन है वो उसके सरफेस पे जाके बाइंड हो जाएंगे, हम वॉश कर देंगे ताकि जो रेजिडुअल चीज़ें हैं वो निकल जाए वहाँ से। उसके बाद हम उसमें ब्लॉकिंग एजेंट डालेंगे ताकि जो सरफेसेस हैं वो ब्लॉक हो जाए, और जो एंटीबॉडीज़ हैं या जो भी हम फर्दर चीज़ ऐड करेंगे वो सिर्फ इन 3 साइड्स या 1-2 साइड्स, जो भी साइड्स हैं उन्हीं पर ही सिर्फ बाइंड हो, इधर उधर जाके वो अटैच ना हो जाए, ठीक है। फिर हमने उसके ऊपर से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डाले, ठीक है, जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ का अगर स्पेसिफिक एंटीजन है तो वो उसके साथ बाइंड हो जाएंगे। उसके बाद हम वॉश करेंगे कि जो रिमेनिंग रेसिडुअल है, जो फ्री है, वो रिमूव हो जाए एंटीबॉडीज़ हमारे। उसके बाद हम कलरलेस सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हुआ तो हमारा एंटीबॉडी प्रेजेंट हुआ, और एंटीबॉडी के साथ कौन अटैच है, एंजाइम। तो एंजाइम क्या करेगा, बेसिकली हमारा कलरलेस सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा, कलरफुल प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, और वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं नेक डाई से, एलाइसा प्लेट रीडर से, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। तो ये था हमारा डायरेक्ट एलाइसा टेस्ट। नाउ दिस टेस्ट हैव सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस। कहने की बात है, एडवांटेजेस में क्या है, क्विक है, ईजी टू परफॉर्म है, ठीक है, क्विक है, इजी टू परफॉर्म है, और क्या है कि इसमें हमें ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें क्या क्या चाहिए, सिर्फ पेशेंट का सीरम चाहिए, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ चाहिए और ब्लॉकिंग एजेंट चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या है, व्हेन एंटीबॉडीज़ आर लिंक्ड विद एंजाइम, जो भी हमने एंटीबॉडीज़ थे हमारे जो एंजाइम के साथ लिंक्ड थे, ठीक है, कई बार क्या होता है उनका जो कनेक्शन होता है वो फर्म नहीं बनता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कई बारी कुछ केसेस में क्या होता है कि काफ़ी फर्म रिएक्शन नहीं होता, और वो अच्छे से जो हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी है वो अटैच नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जब हम उसको वॉश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा, वो भी धुल जाएगा वहाँ से, वो भी रिमूव हो जाएगा। तो इसकी रिलायबिलिटी कम है, डायरेक्ट एलाइसा की रिलायबिलिटी कम है। क्यों रिलायबल नहीं है, क्योंकि एंटीजन 3 तो वहाँ पे होना था, बट क्या हुआ, एंटीबॉडी एंटीजन का जो बॉन्ड था, जो फॉर्मेशन थी, जो रिएक्शन होना था, वो इतना फर्म नहीं था, मतलब इतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से वॉश करने से वो धुल गया। बट प्रेजेंट तो था ना एंटीजन, तो इस केस में हमारा फॉल्स रिजल्ट आता। तो ये टेस्ट हमारा इतना रिलायबल नहीं है, डायरेक्ट एलाइसा, ठीक है। अगर हम सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो फॉर सपोज अगर एक ही एंटीजन प्रेजेंट है, पूरे सीरम में एक ही एंटीजन प्रेजेंट है, तो एक ही एंटीबॉडी जाके अटैच होगा, है ना, और फिर क्या होगा, बहुत लिटिल कलर प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, ज़्यादा कलर प्रोड्यूस नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो उस वजह से भी हम उस चीज़ को मिस कर देते हैं, तो इसकी सेंसिटिविटी भी कम है और इसकी रिलायबिलिटी भी कम है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे डायरेक्ट एलाइसा के। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनडायरेक्ट एलाइसा, वो इसी की थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है। थैंक यू।